नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 12वीं का जीव विज्ञान और उस चैप्टर का नाम है जनन। आज हम लोग जनन को समझते हैं कि कैसे होता है और इसकी क्या क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जीवन अवधि क्या है। हम लोग देखते हैं कि कोई भी जीव है जो जन्म लेता है उसको एक ना एक दिन मरना ही होता है। इसका मतलब है जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अमर होते हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के जो बीच का जो समय अवधि होता है, वो जो समय होता है, टाइम पीरियड होता है, उसे हम लोग कहते हैं जीवन अवधि। अर्थात जन्म से लेकर मतलब बर्थ टू डेथ। और ये डेथ कैसा होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। जबकि कोई भी जीव है वो जन्म से लेकर और उसका जो नेचुरल डेथ है, प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो अवधि है, काल है, पीरियड है, उसे ही क्या कहते हैं? लाइफ स्पेन कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। कोई भी जीव है, जिस तरह से हम लोग देखें, एक उदाहरण के तौर पे तोता है। तो तोता अगर हम उसको पालना शुरू किए तो मालूम चलेगा कि बेटा पोता सब देख लेगा, क्योंकि इसका जीवन अवधि 140 वर्ष होता है। और उसी साइज का, उसी आकार का अगर कौवा है तो उसका उम्र मात्र 15 साल है। और मगरमच्छ 60 साल, कछुआ है बहुत दिनों तक जिंदा रहता है, ये 150 साल तक, 100 से 150 इसको एवरेज माना जाता है। लेकिन कोई कछुआ 200 साल तक भी जिंदा रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी जीव है तो सभी जीवों का जो जीवन अवधि है वो एक समान नहीं है, किसी का कम, किसी का ज़्यादा। उसी ढंग से हम अगर तितली की बात करें तो 1 से 2 हफ्ता में ही उसका प्राकृतिक मृत्यु हो जाता है। तो इसका मतलब है कि उसका शॉर्ट टाइम पीरियड होता है जीवन अवधि का। तो हर एक जीवों में जीवन अवधि अलग अलग होता है। तब सोचने वाली बात है कि जब वो मर जाता है तो फिर ये हजारों साल से इस दुनिया में ये चक्र चलता कैसे है? क्योंकि जो कोई भी जीव जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद वो वृद्धि करेगा, फिर वो प्रौढ़ होगा और लास्ट में वो डेथ करेगा, उसकी मृत्यु होगी। तो फिर ये चक्र चलता कैसे है? तो इसे हमें समझना होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि आखिर वो कौन सी क्रिया है जो इस चक्र को संचालित करता है, इसे पूरी तरह से कंट्रोल करता है। तो देखते हैं कि वो प्रक्रिया है जनन। वो प्रक्रिया क्या है? रिप्रोडक्शन। इसे जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा है कोई भी जीव अपनी वंश गति को आगे बढ़ाता है। वो अपनी जो संतान की उत्पत्ति करता है, वो संतान जो जन्म लिया है वो फिर वृद्धि करेगा, फिर प्रौढ़ावस्था में जाएगा, वो फिर अपनी संतान की उत्पत्ति करेगा। और जो पुराना था वो एक दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो कोई भी जीव है, तो अगर हम लोग एक कोशिकीय जीव को सिर्फ छोड़ दें, जैसे अमीबा है, तो अगर हम इसको छोड़ दें तो ये इसकी मृत्यु नहीं होती है, वो अमर होता है। लेकिन जो भी बहुकोशिकीय जीव हैं तो उनकी मृत्यु निश्चित होती है। ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि आखिर हजारों साल से जो इस पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उनका जो ये जीवन चक्र चल रहा है वो किस प्रक्रिया से चल रहा है, तो इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो इसको जनन को हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। एक है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जबकि लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है इस प्रक्रिया में? एकल जनक के द्वारा जनन होता है, या फिर इसकी अनुपस्थिति में भी जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अर्थात इसमें मेल और फीमेल गैमीट भाग नहीं लेते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक की भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ एकल जनक के द्वारा ही जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे अमीबा है, अगर हम लोग अमीबा को देखें तो ये जैसे अमीबा है। अब अमीबा में क्या होता है कि एक तो जनन की प्रक्रिया द्विखंडन विधि से हुआ। जब अमीबा अपने शरीर को 2 बराबर भागों में बांट लेता है, ये द्विखंडन विधि से हुआ। लेकिन कभी कभी अमीबा में क्या होता है कि जब ये समान परिस्थिति है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति होती है, अनफेवरेबल कंडीशन जब अमीबा में आता है, जैसे हाई टेम्परेचर है, पीएच मान ज़्यादा हो गया, या फिर वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन में बदलाव हो गया, पानी का कमी हो गया, तो क्या होता है कि अमीबा बहुखंडन विधि के द्वारा अपने शरीर को कई भागों में बांट के और वो नए नए अमीबा का निर्माण करता है। तो ये बहुखंडन विधि या फिर द्विखंडन विधि के द्वारा अमीबा में
जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसी ढंग से ईस्ट है, आलू जैसे है जो हम लोग सब्जी में यूज करते हैं, तो उसमें जो आलू है तो उसमें क्या होता है, आँख होता है। इसको हम मिटा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसमें आँख होता है, जैसे आलू है, और इसमें जो आँख निकला होता है, जैसे वहाँ से क्या होता है, एक नया पौधा जन्म लेता है और यही पौधा फिर विकसित होकर आलू का रूप धारण करता है, आलू को यहाँ पे पैदा करता है। इसी ढंग से जैसे लहसुन है, तो इसमें भी अलैंगिक जनन होता है। हम लोग ये लहसुन को देख सकते हैं, और इस लहसुन में क्या होता है, बल्ब होता है, एक एक करके कली होता है, और इस कली को जब हम मिट्टी में लगाते हैं तो क्या होता है, ये नया पौधा तैयार होता है लहसुन का, और वो नया पौधा विकसित होकर फिर लहसुन तैयार करता है। इस अगर हम पत्थर चट्टा की बात करें तो ये पत्थर चट्टा है, और ये पत्थर चट्टा का देखें, अगर ये पत्ती का जो बाहरी किनारा देखें तो इसमें पत्ती के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये पत्ती का जो बाहरी किनारा है वो कटा कटा सा है, और यहीं से क्या होता है कि पत्थर चट्टा का नया पौधा जन्म लेता है। और यहाँ पे देखिए कि 2 पौधा पत्थर चट्टा के पत्ती से निकला है, ये छोटा सा। तो पत्थर चट्टा में क्या है, पत्ती के द्वारा जनन की क्रिया संपन्न होती है। इसी ढंग से ये प्याज है, प्याज में भी कायिक प्रवर्धन के द्वारा, यहाँ पे हम लोग मेजरिंग सिलेंडर के अंदर थोड़ा सा ये प्याज को उगाए हैं, तो इसमें कायिक प्रवर्धन के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 विपरीत लिंग वाले जनक, यानी 2 विपरीत लिंग वाले अर्थात मेल एंड फीमेल, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक जब आपस में भाग लेता है, आपस में जब संयोग करता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन, जो कि हम लोग मनुष्य में देखते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, ये सब में भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। कुछ पुष्पी पादप हैं जैसे उसमें भी होता है। लेकिन अगर हम लोग देखें जो उच्च श्रेणी के जो पौधे हैं उसमें अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों संभव है, लेकिन जीव जंतुओं में जो जैसे मनुष्य है तो इसमें अलैंगिक जनन नहीं होता है, लैंगिक जनन होता है, क्योंकि इसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों भाग लेता है, और मेल और फीमेल गैमिट दोनों मिलकर ही नए जीव अपने संतान की उत्पत्ति करता है। तो ये एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई भी जीव अपनी वंश गति को बढ़ाता है, और हर एक जीव की इच्छा होती है कि उसकी वंश गति बढ़े। अगर वो जीव अपनी वंश गति को बरकरार नहीं रखेगा, अगर वो संतान को जन्म नहीं देगा, तो धीरे धीरे उस पृथ्वी पर से वो जीव विलुप्त हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करे, वंश गति को बरकरार रखे, ताकि उसका ये जो जीवन चक्र है वो चलता रहे, उसका जो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो संतान की उत्पत्ति करता रहे और वो जीव अस्तित्व में रहे। तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या है कि हजारों साल से हर एक जीव प्रजनन करते हुए, चाहे वो अलैंगिक जनन के द्वारा हो चाहे लैंगिक जनन के द्वारा हो, इस वंश परंपरा को बरकरार रखा है, और हम लोग आसपास देख सकते हैं। फिर इसका हम लोग डिटेल देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से उदाहरण हैं और कैसे होता है, और फिर लैंगिक जनन को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।